Assalamu alaikum dear students, my name is Saifur Rahman and I am HOD Physics। बेटा हम लोग आजकल डिस्कशंस कर रहे हैं और आज आपकी डिस्कशन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की। तो उम्मीद है अब तक आप लोगों ने टेस्ट अटेम्प्ट कर लिया होगा, सारे बच्चों ने अटेम्प्ट किया होगा। ठीक है, ये यूनिट भी बड़ा मज़े का था और इसकी डिस्कशन भी बड़ी इंटरेस्टिंग होगी। तो आइए क्वेश्चंस लेते हैं जो हमने सॉल्व करने हैं जी। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, 3 पार्टिकल्स इंडिपेंडेंटली मूव एट द सेम स्पीड। जी, स्पीड क्या है? सेम है। इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द सेम मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड भी क्या है? सेम है। और v जो है वो b के क्या परपेंडिकुलर है, यानी थीटा 90 डिग्री है आपके पास। विच पार्टिकल डिफ्लेक्टेड द मोस्ट, कौन सा पार्टिकल ज्यादा डिफ्लेक्ट होगा? तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब कोई चार्ज पार्टिकल एंटर होता है, ठीक है, और वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव करते हुए एंटर होता है, तो उसके ऊपर जो सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही होती है mv²/r, वो बराबर होती है qvb के। ठीक है, यहाँ से आप इसको ज़रा सॉल्व करें। v एक कैंसिल हो गया, इधर आ गया mv/r = qb। हमने r को अलग करना है। r क्या है? r हमारे पास आ गया mv/qb। ठीक है, और यहाँ पर आपको v भी सेम दिया हुआ है, b भी सेम दिया हुआ है तीनों के लिए। सो r जो है वो डिपेंड कर रहा है मैस पर और चार्ज पर। अब अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल की, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के ऊपर चार्ज जो है वो तकरीबन वो सेम होता है, लेकिन ऑपोजिट होता है। अल्फा का चार्ज प्रोटॉन के चार्ज का डबल होता है। मैसेज में बहुत डिफरेंस है। ठीक है, अल्फा का मैस जो है वो प्रोटॉन के मैस का 4 टाइम्स है, और प्रोटॉन का मैस जो है वो इलेक्ट्रॉन के मैस की निस्बत बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, तकरीबन 1876 टाइम्स ज्यादा होता है। ठीक है ना। सो जिसका मैस ज्यादा होगा वो ज्यादा रेडियस बनाएगा। हम चार्ज को इस वक्त इग्नोर कर सकते हैं वक्ती तौर पे, क्योंकि मैस का इफेक्ट बहुत ज्यादा है। चार्ज का इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं आ रहा, तो हमने सिर्फ जो है वो अंदाजा ही लगाना है ना यहाँ से। तो इसको भी अगर हम छोड़ दें, इग्नोर कर दें, तो इस वक्त आप कह लेंगे मैस पे डिपेंड कर रहा है। जिसका मैस ज्यादा होगा उसका रेडियस ज्यादा होगा। और यहाँ पर एक चीज नोट करवाई थी मैंने आपको लेक्चर के दौरान, कि जो डिफ्लेक्शन होती है वो रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो मैस ज्यादा, रेडियस ज्यादा तो डिफ्लेक्शन कम। तो आपसे पूछा गया डिफ्लेक्शन सबसे ज्यादा किसकी होगी, तो जिसका सबसे कम मैस होगा। कम किसका मैस है? इलेक्ट्रॉन का। ओके बेटा, नेक्स्ट है, अ न्यूट्रॉन, अ प्रोटॉन, एन इलेक्ट्रॉन and an alpha particle enter a region of uniform magnetic field with equal velocity। सबकी वेलोसिटी क्या है? सेम है। वेलोसिटी ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल। द मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर एंड डायरेक्टेड इनटू द पेपर। यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो v के परपेंडिकुलर है, यानी v इज परपेंडिकुलर टू b है, और b जो है ये इनटू द पेपर है। इनटू द स्क्रीन लिख लें आप, ठीक है, इस वक्त समझने के लिए। इनटू द पेपर, इनटू द स्क्रीन, इनटू द बोर्ड। ओके, इनटू द पेपर ही लिख देते हैं। ठीक है बेटा।
The tracks of particle are labeled in the figure. The electron follows the track. ये बड़ा आसान है, इसको बगैर सोचे समझे भी हल कर सकते हैं। देखें अल्फा और प्रोटॉन ये दोनों पॉजिटिव है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल है, ये सीधा चला जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड में जब एंटर होगा तो न्यूट्रल पार्टिकल के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कोई फोर्स नहीं ना लगाती बेटा, तो जो सीधा आपके पास जा रहा है, यहाँ से एंटर हो रहे हैं ना ये, तो जो बिल्कुल सीधा जा रहा है ये तो न्यूट्रॉन है, ठीक है। प्रोटॉन और अल्फा के ऊपर सेम चार्ज है, यानी सेम साइन ऑफ चार्ज आप कह लें, वैल्यू ऑफ चार्ज डिफरेंट, लेकिन दोनों पॉजिटिव हैं। तो ये दो ट्रैक एक तरफ जा रहे हैं, इसका मतलब है कि ये दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं। ये बात की बात है कौन सा इनमें से अल्फा कौन सा प्रोटॉन है, तो इलेक्ट्रॉन का कौन सा बचा ये, तो ये तो आपने अंदाजा लगा लिया। अब आप इसको हल करेंगे इस तरीके से कि अगर इधर भी दो की बजाय एक ही चार्ज पार्टिकल दिया होता, यानी प्रोटॉन देता हुआ अल्फा देता ही ना, तो फिर तो आपको डायरेक्शन निकालनी आनी चाहिए ना, ठीक है। तो उसके लिए मैंने आपको इलेक्ट्रॉन के लिए निकालनी है और प्रोटॉन के लिए निकालनी, दोनों का मैंने आपको बताया हुआ है। पॉजिटिव चार्ज के लिए आपको मैंने राइट हैंड पाम रूल सिखाया था और नेगेटिव के लिए लेफ्ट हैंड पाम रूल बताया था। तो इस वक्त हमने इलेक्ट्रॉन की निकालनी है, तो आप लेफ्ट हैंड जो है आपका, ठीक है, उसको यूज करेंगे, ठीक है। पाम रूल, पाम रूल क्या है कि आपकी जो लेफ्ट हैंड की फिंगर्स हैं वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होनी चाहिए। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इनटू द पेपर, ठीक है, इनटू द पेपर, मैग्नेटिक फील्ड आप ले लें इनटू द पेपर, ओके। ये मेरा लेफ्ट हैंड देखें, तो ये इनटू द पेपर होता है, इनटू द बोर्ड इनटू द स्क्रीन जो होता है वो अवे फ्रॉम योर फेस होता है, तो ये मेरे फेस से अवे जा रहा है ना, ठीक है। तो ये इनटू द पेपर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड होगी। अब आप देखें जो वेलोसिटी है वो किस तरफ है, ये देखिए ये नीचे से ऊपर की तरफ पार्टिकल एंटर हो रहे हैं यूं, तो आपका जो थंब है वो रिप्रेजेंट करेगा वेलोसिटी को, तो थंब ऊपर की तरफ कर दें। ये देखें मैग्नेटिक फील्ड इनटू द बोर्ड इनटू द पेपर इनटू द स्क्रीन अवे फ्रॉम योर फेस, ठीक है, और थंब जो है वो अपवर्ड है, वेलोसिटी की डायरेक्शन में है। तो पाम किस तरफ है, ठीक है, पाम इस साइड पे है, मेरी राइट साइड पे, तो मेरी राइट साइड पे कौन जाएगा, इलेक्ट्रॉन, कौन जाएगा, इलेक्ट्रॉन। और प्रोटॉन का निकालना होता तो आप क्या करते, राइट हैंड यूज करते इनटू द मैग्नेटिक फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, तो मेरे लेफ्ट साइड पे किस पे फोर्स लगती, पॉजिटिव चार्जेस पे। तो इस वक्त हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो किससे रिप्रेजेंट किया जा रहा है, डी से, ठीक है जी। तो हमारे पास राइट ऑप्शन डेल्टा है जी। बेटा हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, अ प्रोटॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल, they are projected with the same kinetic energy at right angles to a uniform magnetic field। बेटा मैग्नेटिक फील्ड के राइट एंगल पे आपने अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन को सेम काइनेटिक एनर्जी के साथ एंटर किया है। आपने बताना है कि इनमें से किसका रेडियस बड़ा है, अल्फा का रेडियस जो है वो प्रोटॉन के रेडियस से बड़ा है, छोटा है, या उसके बराबर है, या ये डिफ्लेक्ट ही नहीं होते। डेल्टा ऑप्शन तो किसी सूरत नहीं हो सकती ना, अनडिफ्लेक्टेड तो हो ही नहीं सकते। क्यों, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड के राइट एंगल पे एंटर हो रहे हैं, डिफ्लेक्ट तो लाजमी होगा। अब बाकी रहेगी 3 ऑप्शन, इनके लिए चेक कर लेते हैं। चेक कैसे करेंगे, वो रिलेशन यूज करें जिसमें आप काइनेटिक एनर्जी के साथ आपने जो रिलेशन ड्राइव किया है रेडियस का। आर क्या है, ये मैं इसका रिलेशन लिख रहा हूं। अभी आपने कहा कि जी काइनेटिक एनर्जी सेम है और मैग्नेटिक फील्ड वो भी दोनों के लिए एक जैसी है, तो आपके पास आर क्या आ गया, आर इज इक्वल टू 2m/q आ गया।
ठीक है, जिसको आप यूं भी लिख सकते हैं, R इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट एम ओवर क्यू। इसको रिड्यूस फॉर्म में ले जाएं, R1 ओवर R2 जो आपको लिखवाया हुआ फार्मूला, वो क्या बनता है, अंडर रूट M1 ओवर Q1 इंटू Q2 ऊपर आएगा और अंडर रूट M2 नीचे आएगा। इसको आप अल्फा और प्रोटॉन के लिए यूज कर लें, यानी इसको लिख लें R अल्फा ओवर RP, ये हो जाएगा M अल्फा ओवर Q ऑफ अल्फा इंटू Q ऑफ प्रोटॉन इंटू मास ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, ये हमारे पास फार्मूला बन गया। इस फार्मूला में आप वैल्यूज रख के चेक करेंगे। ये जगह बना ली हमने जी, आइए दोबारा इसको लिखते हैं जी। सो R अल्फा ओवर RP जो है वो क्या बन रहा है, तो मास ऑफ अल्फा क्या होता है, 4 टाइम्स द मास ऑफ प्रोटॉन इनटू चार्ज ऑफ प्रोटॉन क्या है, E है, ओवर चार्ज ऑफ अल्फा क्या है, 2E है, इनटू मास ऑफ प्रोटॉन, तो मास ऑफ प्रोटॉन ही है, E के साथ कैंसिल हो गया। इस 4 को आप जब अंडर रूट से बाहर निकालेंगे आ जाएगा 2, ऊपर क्या आ जाएगा, मास ऑफ प्रोटॉन, और नीचे क्या आएगा 2 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन। ये टर्म्स कैंसिल होगी, 1 आ गया। इसका मतलब है कि जो अल्फा का रेडियस है वो प्रोटॉन के रेडियस के बराबर आएगा। चार्ली ऑप्शन आना चाहिए आंसर, चेक करें जी, यस ही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी बेटा क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। टू चार्ज पार्टिकल P and Q एंटर अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मली विद सेम स्पीड, देयर पाथ्स in the field are as shown in the figure. It can be concluded that P का चार्ज Q के चार्ज से ज्यादा है, P का स्पेसिफिक चार्ज Q के स्पेसिफिक चार्ज से ज्यादा है, P का चार्ज कम है Q के चार्ज से, और P का स्पेसिफिक चार्ज कम है Q के स्पेसिफिक चार्ज से। ये ऑप्शन है। तो आइए देखते हैं, ये हमें इसका रेडियस निकाल के अंदाजा होता है। आपको ये क्वेश्चन करवाया भी हुआ है, लेक्चर के अंदर भी इसका कॉन्सेप्ट दिया था। तो पहली पॉइंट जो नोट करने वाला है वो है यहाँ पे सेम स्पीड है और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। चले, तो अगर सेम स्पीड और मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म हो तो आपका जो रेडियस का फार्मूला है वो रिड्यूस होके क्या हो जाता है, M ओवर Q रह जाता है ना, क्योंकि M V ओवर B था, V सेम है, B यूनिफॉर्म है, तो क्या हो गया, R इज इक्वल टू M ओवर Q। M पे भी डिपेंड करता है और चार्ज पे भी। ये सिर्फ चार्ज वाली बात तो आप नहीं लेंगे, यानी अल्फा ऑप्शन नहीं ले सकते, इसी तरह हम चार्ली ऑप्शन भी नहीं ले सकते। स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है, स्पेसिफिक चार्ज आपको बताया था कि स्पेसिफिक चार्ज हम कहते हैं चार्ज पर यूनिट मास को, यानी Q ओवर M को कहते हैं। तो आप ऐसे लिखें इसको, R इज इक्वल टू 1 ओवर Q और M को नीचे दें, Q बाय M कर दें, ये स्पेसिफिक चार्ज है। ठीक है, सो R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, स्पेसिफिक चार्ज। तो जिसका रेडियस ज्यादा उसका स्पेसिफिक चार्ज कम होगा, ठीक है, और जिसका रेडियस कम होगा स्पेसिफिक चार्ज उसका ज्यादा होगा। तो रेडियस किसका आपको बड़ा नजर आ रहा है, चेक करें। ठीक है, तो रेडियस Q का बड़ा है, इसका मतलब है कि Q का स्पेसिफिक चार्ज क्या होगा, कम होगा। P का स्पेसिफिक चार्ज ज्यादा होगा क्योंकि इसका रेडियस कम है। आप सर्कल को कंप्लीट करें ना, ये यूं जा रहा है और ये यूं जा रहा है, किसका रेडियस बड़ा आ रहा है,
ठीक है, तो बीटा ऑप्शन आएगी आपके पास। नेक्स्ट है बेटा, a proton is rotating along a circular path with kinetic energy K in a uniform magnetic field B. If magnetic field is made 4 times the kinetic energy of rotation of the proton will become, अगर आप मैग्नेटिक फील्ड 4 टाइम बढ़ा देते हैं तो बताएं काइनेटिक एनर्जी पे क्या इफेक्ट होगा। आपको पता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, इसमें मैंने आपको बताया था कि वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स जो होता है वो 0 होता है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड डिफ्लेक्टिंग फोर्स है, ठीक है। और मैग्नेटिक फोर्स जो है उसकी वजह से वर्क डन क्या होता है, 0 होता है, क्योंकि वो हमेशा परपेंडिकुलर टू द मोशन ऑफ द पार्टिकल होती है। डिफ्लेक्टिंग फोर्स है ना बेटा, आपको ये बताया था कि मैग्नेटिक फोर्स डिफ्लेक्टिंग फोर्स है, और डिफ्लेक्टिंग फोर्स जो है वो हमेशा पार्टिकल की मोशन के परपेंडिकुलर, यानी डिस्प्लेसमेंट के क्या होगी, हमेशा परपेंडिकुलर। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर हो जाए तो वर्क क्या आएगा, 0। तो वर्क 0 है तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या आएगा, 0, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ W इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 मींस काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो आप मैग्नेटिक फोर्स कम करें ज्यादा करें उससे फर्क पड़े के ही इसका आंसर आना चाहिए। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, a charged particle moves in a uniform magnetic field of induction B with velocity v. The change in kinetic energy in the magnetic field is 0 when the velocity v is, देखिए बेटा चार्ज पार्टिकल जो है वो मैग्नेटिक फील्ड में जब एंटर होता है तो किसी भी एंगल से एंटर हो, ठीक है, पैरेलल हो, परपेंडिकुलर हो और किसी अदर एंगल से हो, ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स को डिफ्लेक्ट कर सके या ना कर सके, किसी भी सूरत वर्क डन तो मैग्नेटिक फोर्स नहीं ना कर सकती। जब मैग्नेटिक फोर्स वर्क डन नहीं कर सकेगी तो काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगी। तो किसी भी एंगल पे जो है वो मैग्नेटिक फील्ड में दाखिल हो, काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होने वाली। चार्ली ऑप्शन राइट है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, an electron of mass m is accelerated through a potential difference of v and then it enters the magnetic field of induction B normal to the lines, यानी perpendicular to the lines, then the radius of the circular path is, तो बेटा आपके पास फार्मूला था r is equal to mv over qb। mv क्या होता है, मोमेंटम, तो इसकी जगह पे हम यूज करते हैं अंडर रूट 2me ओवर, नीचे वही आ जाएगा QB। अब आपने काइनेटिक एनर्जी की जगह पे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, EV, वो पुट करें, R इज इक्वल टू 2m QV, ये सारा अंडर रूट में, और नीचे क्या आ गया, QB आ गया आपके पास, ठीक है। अगर आप इसको भी अंडर रूट में लेके जाएंगे तो ये स्केयर के साथ जाएंगे, ठीक है। R इज इक्वल टू 2m QV ओवर Q स्केयर B स्केयर। अब सारे को अंडर रूट में ले लें, ये एक Q कट गया तो आपके पास क्या आ गया, 2m V ओवर Q B स्केयर होल अंडर रूट। Q की जगह पे E पुट किया हुआ है तो कौन सा आंसर बन रहा है आपके पास, चेक कर लें जी, बीटा राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 है, द टाइम पीरियड ऑफ चार्ज पार्टिकल अंडरगोइंग अ सर्कुलर मोशन इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स, जी किस चीज पे इंडिपेंडेंट होता है, टाइम पीरियड का फार्मूला मैंने आपको क्या लिखवाया था, याद करें, T इज इक्वल टू 2πm ओवर QB। तो इसमें आप देखिए कहीं भी स्पीड का जिक्र नहीं, तो स्पीड पे इंडिपेंडेंट होता है टाइम पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ एन इलेक्ट्रॉन एंड अ प्रोटॉन हैविंग सेम मोमेंटा अगर सेम हो, उनका मोमेंटम अगर सेम हो, एंटर
परपेंडिकुलर टू अ मैग्नेटिक फील्ड, देन अब आपको कंडीशन दी गई है कि दोनों का मोमेंटम क्या है, सेम है। तो आपने बताना क्या है जी कि जो उनका कर्व पाथ है वो सेम साइज का होगा, वो डिफ्लेक्ट होंगे ही नहीं, या कर्व पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन का जो पाथ है वो मोर कर्व्ड होगा, या प्रोटॉन का पाथ जो है वो मोर कर्व्ड होगा, ये आपने बताना है। ठीक है, सो आप रेडियस का फार्मूला लिखें एम वी ओवर क्यू बी। मैग्नेटिक फील्ड आपके पास जो है वो यूनिफॉर्म ही होती है हमेशा, और एम वी क्या है, मोमेंटम, आर क्या हो जाएगा, इनको आप इग्नोर कर दें तो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है, चार्ज पे। इलेक्ट्रॉन का और प्रोटॉन का चार्ज सेम होता है, हाँ साइन डिफरेंट होते हैं, तो वैल्यू ऑफ चार्ज सेम है, इसलिए साइज ऑफ जो है वो रेडियस वो सेम होगा। कर्व पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन विल बी सेम इग्नोरिंग द सेंस ऑफ रेवोल्यूशन। अगर एक एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो दूसरा क्लॉकवाइज करेगा, लेकिन साइज ऑफ रेडियस सेम होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इनसाइड अ बार मैग्नेट। देखिए बेटा, आपको मैग्नेट के बारे में बताया था, आउटसाइड द बार मैग्नेट जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होती हैं वो फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ होती है, लेकिन इनसाइड क्या होती हैं, साउथ टू नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ। नेक्स्ट देखेंगे बेटा, द मटेरियल सूटेबल फॉर मेकिंग इलेक्ट्रो मैग्नेट शुड हैव। तो बेटा कैसे मटेरियल हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए सूटेबल होते हैं, तो ये आपको थ्योरी पढ़ाते हुए बताया था कि ऐसे मटेरियल जिनकी रिटेंटिविटी और कुरेसिविटी लो हो, ठीक है, उनसे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बनाए जाते हैं। परमानेंट मैग्नेट उनसे बनाए जाते हैं जिनकी रिटेंटिविटी और कुरेसिविटी हाई हो। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेट की जगह परमानेंट मैग्नेट पूछा होता तो फिर चार्ली लगाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, a charged particle q is projected perpendicular to the field, it moves in a circular path of radius r, then its momentum will be। बेटा आपके पास r क्या होता है, mv over qb। mv क्या है, मोमेंटम, तो mv किसके बराबर आ रहा है, q b r के। तो आंसर क्या आएगा आपके पास, mv is equal to qb r। है यहां पे कोई, या चार्ली ऑप्शन दिया हुआ। नेक्स्ट है, अ प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल आर प्रोजेक्टेड परपेंडिकुलर टू द फील्ड विद द सेम वेलोसिटी। प्रोटॉन और अल्फा की वेलोसिटी सेम है, वेलोसिटी क्या है, दोनों की सेम है। द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ प्रोटॉन टू रेडियस ऑफ अल्फा, पहले रेडियस का रिलेशन लिखें, आर इज इक्वल टू एम वी ओवर क्यू बी। वी सेम है, बी यूनिफॉर्म होता है, तो आर इज इक्वल टू एम ओवर क्यू हो गया। ठीक है, तो हमारे पास फार्मूला क्या बनेगा, आपने प्रोटॉन से अल्फा की रेशियो निकालनी है रेडियाई की। ठीक है, वो आ जाएगा आपके पास mass of proton over charge of proton into charge of alpha, और नीचे क्या आएगा, mass of alpha। वैल्यू सेट करें इसमें, सो आर पी ओवर आर अल्फा क्या आता है, एम पी इंटू ई ओवर 2e आएगा ना, ऊपर अल्फा का चार्ज है जी, नीचे प्रोटॉन का चार्ज है तो ई आ जाएगा, इनटू 4 टाइम्स द मास ऑफ प्रोटॉन। जी आप देखिए, ई के साथ कट गया, एमपी के साथ कट गया, 2 को इसके साथ काटे तो नीचे 2 आता है, तो आर पी ओवर आर अल्फा जो है वो 1/2 आ रहा है, अल्फा ऑप्शन होनी चाहिए। यस, हमारा आंसर ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एट अ डिस्टेंस आर परपेंडिकुलर फ्रॉम अ स्ट्रेट कंडक्टर carrying a current I has a magnetic field B,
द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द कंडक्टर एट डिस्टेंस 2r फ्रॉम द कंडक्टर कैरिंग द सेम करंट विल बी। तो बेटा आपने इसका रिलेशन देखा हुआ, आपको बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड रेडियस की क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो रेडियस, अगर रेडियस कह रहा हूं, डिस्टेंस, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डिस्टेंस की क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर आप डिस्टेंस है जो वो डबल करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग along the axis of a solenoid carrying a current. Which of the following is correct statement about the electromagnetic force acting on the electron? The force acts radially inward, the force acts radially outward, the force acts in the direction of motion, no force acts. So बेटा यहाँ पे आपने गौर करना है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन इज मूविंग अलोंग द एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड। ठीक, अलोंग द एक्सिस, यानी इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है वो पैरेलल है मैग्नेटिक फील्ड के, तो एंगल क्या हो जाएगा, जीरो। तो चार्ज के ऊपर फोर्स क्या होती है, क्यू वी बी साइन थीटा। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू 0 डिग्री लेंगे, साइन 0 0 हो जाएगा, तो कोई फोर्स नहीं लगेगी, डेल्टा ऑप्शन आना चाहिए। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास बेटा, द एक्सेलरेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m एंड चार्ज E मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड v एट राइट एंगल टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ फ्लक्स डेंसिटी b इज गिवन बाय। अब आपने एक्सेलरेशन बताना है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन जिसका मास m है, चार्ज E है, वो v स्पीड से परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड एंटर होता है, तो बताएं कि जी उसका एक्सेलरेशन क्या होगा। ठीक है जी, तो आपके पास फार्मूला है मैग्नेटिक फोर्स का, F इज इक्वल टू ई वी बी होता है मैग्नेटिक फोर्स। F को आप लिख सकते हैं एम ए, तो ये हो जाएगा ई वी बी के बराबर ए क्या आ जाएगा, ई वी बी ओवर एम। तो देखें ऐसा कोई रिलेशन है आपके पास, ई वी बी ओवर एम, अल्फा जो है वो आपके पास राइट ऑप्शन आती है। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास, a charge is projected with velocity of 10 meter per second in a magnetic field of 10 Tesla at an angle of 60 degree। एक चार्ज जो है वो 10 मीटर पर सेकंड से मैग्नेटिक फील्ड में एंटर हो रहा है 60 डिग्री एंगल बनाते हुए, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है 10 टेस्ला। इफ फोर्स of 2.78 into 10 raised to power minus 17 Newton is exerted on the charge, then the value of charge is। तो वैल्यू ऑफ चार्ज निकालना, आपके पास सिंपल फार्मूला है F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। आपने क्यू निकालना, वो क्या आएगा, F ओवर वी बी साइन थीटा। F भी गिवन है, वी भी गिवन है, बी भी गिवन है, थीटा भी गिवन है। वैल्यू इंसर्ट करके आंसर निकाल लें, आपके पास डेल्टा आना चाहिए। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट। तो बेटा आपके पास फ्लक्स का फार्मूला क्या होता है, बी ए। तो अगर आप बी को अलग करें तो हो जाएगा फाई ओवर ए। तो इसके यूनिट है टेस्ला, टेस्ला बराबर आ जाएगा वेबर पर मीटर स्क्वायर के। ये आपके पास चार्ली ऑप्शन राइट आ रही है, चार्ली ऑप्शन जो है ये आपकी करेक्ट है। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 19 को देखेंगे जी, एन इलेक्ट्रिक चार्ज इन यूनिफॉर्म मोशन प्रोड्यूसेस एन इलेक्ट्रिक फील्ड, अ मैग्नेटिक फील्ड, बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, निदर मैग्नेटिक नॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। बेटा जब चार्ज यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करता है तो आपको पता है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ठीक है,
और चार्ज अगर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगी ही, तो आप ऑप्शन लेंगे चार्ली। Which one of the following particles moving in the magnetic field cannot be deflected? तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो न्यूट्रल पार्टिकल को डिफ्लेक्ट नहीं कर सकती, डेल्टा आंसर लेंगे जी। When a charged particle enter in a magnetic field at an angle of 45 degree, then its path in the magnetic field will be, बेटा आपने पढ़ा था कि 90 डिग्री के अलावा अगर वो किसी और एंगल से, यानी 0 पे तो फोर्स ही नहीं लगती 0 डिग्री पे, और 90 पे मैक्सिमम, तो 0 डिग्री और 90 डिग्री के अलावा किसी भी एंगल से एंटर होगा तो उसका पाथ हेलिक्स हो जाता है। A vertical straight conductor carries a current vertically upward. A point P lies to the east of it at a small distance and another point Q lies to the west at the same distance. The magnetic field at P, मैग्नेटिक फील्ड सेम होगी क्योंकि दोनों तरफ डिस्टेंस सेम है ना पॉइंट्स का, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जी ऑलवेज इंटरसेक्ट, नो ये नहीं हो सकता। टेंड टू क्राउड फार अवे फ्रॉम द पोल्स ऑफ मैग्नेट, नहीं दूर जाती हैं तो वो फैल जाती हैं, क्राउड कम होता है। ऑलवेज इन क्लोज शेप, ये ठीक है चार्ली, क्लोज शेप में होती है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हमेशा। मैग्नेटिक फील्ड हैज इट्स एप्लीकेशन इन, ऑल ऑफ दीज आएगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कंडक्टर इज कनेक्टेड विद द टर्मिनल्स ऑफ अ सोर्स, व्हाट इज द ट्रू अबाउट दिस। आपने कंडक्टर को अटैच कर दिया, ठीक है, एक सोर्स के साथ, तो इनमें से कौन सी चीज जो है वो ट्रू होगी। बी इज प्रेजेंट इनसाइड द कंडक्टर, बी एंड ई बोथ आर प्रेजेंट इनसाइड द कंडक्टर, बी इज प्रेजेंट आउटसाइड द कंडक्टर, बी इज आउटसाइड व्हाइल ई इज इनसाइड। जी जब कंडक्टर में से करंट गुजरेगा ना, जब आप उसको सोर्स के साथ अटैच करेंगे तो कंडक्टर में से करंट गुजरेगा, तो करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आउटसाइड होगी और कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ठीक है, डेल्टा ऑप्शन आएगी आपके पास। A square coil 10 की पावर -2 meter square area is placed perpendicular to a uniform magnetic field of strength 10⁻³ Weber per meter square. The magnetic flux through the coil, फ्लक्स का फार्मूला क्या है, B into A, ठीक है ना, B डॉट A होता है, वैसे आपको पता है, ओपन करें तो B A cos थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें कि जो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड के जो कॉइल है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर पड़ा हुआ है, ठीक है। तो एरिया वेक्टर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के क्या हो जाएगा बेटा, पैरेलल हो जाएगा। तो एंगल 0 होगा, cos 0 1 हो जाएगा, बी ए cos 0 और ये बी ए ही बन जाएगा। बी की वैल्यू कितनी है 10⁻³, ए की वैल्यू कितनी है 10⁻², तो 10 आंसर आना चाहिए जी, राइट ऑप्शन है अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a magnetic field of 2.5 Tesla, a magnetic field of 2.5 Tesla passes perpendicular to a disk of radius 2 centimeter। जी एक डिस्क है उसका रेडियस है 2 सेंटीमीटर, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है उस डिस्क के परपेंडिकुलर है। फाइंड द मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद द डिस्क। बेटा अगर आप मेरे हाथ को इधर देखें ना, अगर मेरे हाथ को आप डिस्क मान लें, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड इसके यू परपेंडिकुलर आ रही है, ठीक है। सो इस डिस्क का जो एरिया है वो मैग्नेटिक फील्ड के क्या हो गया, पैरेलल, वही सिचुएशन जो अभी पड़ी है। तो फ्लक्स क्या आएगा, बी ए। तो आप
के पास फ्लक्स का फार्मूला है बी ए। बी कितना है 2.5। एरिया क्या होगा, एरिया का फार्मूला लिखें 2 पाई आर स्क्वायर। आर आपको कितना दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। 2.5 इंटू 2 पाई इंटू 0.02 का स्क्वायर। इसको आप सॉल्व कर लें, आपके पास अल्फा ऑप्शन आएगी। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। अ कॉइल ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिस वन यानी 10 की पावर -2 मीटर स्क्वायर एंड नंबर ऑफ टर्न्स कितनी दी हुई है 1000 एंड 1000 टर्न्स इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1 टेस्ला with its axis making an angle 60 degree with the field. Find the total flux associated with the field. तो टोटल फ्लक्स का फार्मूला क्या होगा आपके पास, एन बी ए cos थीटा बनेगा। आपको ये करवाया हुआ है 28 क्वेश्चन जो है। ठीक है, तो इसमें वैल्यू पुट करें 100 इंटू बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू 1 टेस्ला है जी, इंटू एरिया कितना है 10 की पावर -2 यानी ये तो कैंसिल हो गया इसके साथ। कॉज ऑफ 60 डिग्री कितना आता है जी 0.5। 0.5 यानी अल्फा आपके पास आंसर आएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, स्केलर क्वांटिटी है, डेल्टा आ जाएगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। If 0.5 Tesla magnetic field is perpendicular to the 0.5 meter square area, then magnetic flux। वही बात है, जब मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एरिया के परपेंडिकुलर होगी तो एरिया वेक्टर के क्या होगी, पैरेलल होगी। तो आपके पास फ्लक्स क्या आएगा बी ए। क्या आएगा बी ए। बी कितने 0.5, ए कितने 0.5, तो 0.25 इसका आंसर आएगा आपके पास फ्लक्स का। ठीक है बेटा। सो ये थे मैग्नेटिज्म के क्वेश्चंस टेस्ट में जो आपको आए और उसकी हमने डिस्कशन की। इसके डिस्कशन से आपको इंशाल्लाह फ़ायदा ही हुआ होगा और उम्मीद करते हैं कि आपके टेस्ट भी अच्छे हो रहे हैं। आप मुझे अपने रिज़ल्ट शेयर करें, व्हाट्सएप करें। और आज देखें, आज तो कोई एरर नहीं है ना आपका की में, इंशाल्लाह जो है ना वो कोई एरर नहीं आया करेगा इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज़।